गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सिलेबस समझाने के बाद हमने 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो यूनिट फर्स्ट का है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत की विविधता के अंतर्गत सजीव जगत चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था। यदि आप पार्ट फर्स्ट को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इसमें हमने आपको विभिन्न प्रकार के सजीवों के लक्षणों से अवगत कराया गया था कि कौन कौन से लक्षण सजीवों के होते हैं। सजीवों के लक्षणों के बाद फिर हमने आपको बताया था जीवों में विविधता की संकल्पना क्या है, और फिर समस्त जीवों के अध्ययन करने के लिए उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, वर्गीकरण है क्या, और फिर हमने जीवन के 3 डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकेरिया के बारे में समझाया था। फिर वर्ग की एवं वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी क्या है, इसके बारे में बताया था। सिस्टमैटिक्स से क्या तात्पर्य है, ये समझाया था। फिर वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत, उनमें से आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर, और फिर द्विनामकरण पद्धति के बारे में बताया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और इसमें बताया था कि कैरोलस लिनियस ने इस पद्धति को बताया था और उनके अनुसार किस प्रकार से हम जीवों का नामकरण करते हैं। और इसमें बताया था किसी भी जीव का नाम 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग उसके वंश को और दूसरा भाग उसकी जाति को दर्शाता है। द्विनाम पद्धति में नाम लिखने के लिए कुछ नियम बताए थे। आशा है आपको उन नियमों के बारे में जानकारी हो गई होगी। फिर हमने वर्गीकरण क्या है बताया था। फिर टैक्सान की अवधारणा के बारे में बताया था। इसमें आपको टैक्सोनॉमिक कोड यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में समझाया था, और लास्ट में टैक्सोनॉमिक हिरार्की, वर्ग की क्रमबद्धता क्या होती है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया था। आज इसी चैप्टर के पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम आपको आगे बताने वाले हैं कुछ जंतुओं और पौधों के पदानुक्रम को, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है। सभी जीवों व समान लक्षणों वाले जीवों के वर्गीकरण के निमित्त वर्गीय पदों की व्याख्या आवश्यक होती है, जिसमें आप जो चार्ट बना हुआ इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, वर्ग, फाइलम या डिवीजन, इतने कॉलम बने हुए हैं। इन कॉलमों में से उदाहरण के तौर पर आम, गेहूं, मनुष्य और मक्खी के वैज्ञानिक नाम के जीनस, फैमिली, ऑर्डर, वर्ग और फाइलम के बारे में दिया गया है। इसे आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला सामान्य नाम आम है। इसे इंग्लिश में मैंगो कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है, अर्थात इसका जीनस मैंजीफेरा है और स्पीसीज इंडिका है। फैमिली इसकी एनाकार्डियेसी है, ऑर्डर सेपिडेल्स है, और इसका क्लास यानी वर्ग डाइकोटिलिडनी है, अर्थात द्विबीजपत्री पौधा है, और इसका डिवीजन एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मी डिवीजन का है। जंतुओं के लिए फाइलम और पौधों के लिए डिवीजन इस्तेमाल किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा प्लांट गेहूं, व्हीट इंग्लिश में कहते हैं। वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, जीनस इसका ट्रिटिकम है, स्पीसीज इसकी एस्टिवम है, फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएल्स है, और इसका वर्ग यानी क्लास मोनोकोटिलिडनी है, अर्थात गेहूं एक बीजपत्री पौधा होता है, और इसका डिवीजन भी एंजियोस्पर्मी है। तीसरा मनुष्य का दिया है।
वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस आप जानते हैं। इसकी जीनस होमो है, स्पीशीज सेपियंस है, फैमिली होमिनिडी है और आर्डर यानी गण इसका प्राइमेटा है, वर्ग यानी क्लास मैमेलिया यानी स्तनधारी है और इसका फाइलम कार्डेटा है। क्योंकि जंतुओं के लिए हम डिवीजन के बजाय फाइलम प्रयोग करते हैं, इसलिए फाइलम कार्डेटा। यह इसको क्लासीफाई करना चाहें तो फाइलम कार्डेटा, वर्ग मैमेलिया, आर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस, इस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला जो दिया है हाउस फ्लाई यानी मक्खी का है। इसका वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है, जीनस इसका मस्का है, स्पीशीज इसकी डोमेस्टिका है। इसकी फैमिली मैसिडी है, आर्डर डिप्टेरा है, वर्ग इंसेक्टा है और इसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। इस तरह से इस सारणी में, इस चार्ट में 2 पौधे और 2 जंतुओं के बारे में दिया गया है। यदि आप और भी इसमें ऐड करना चाहें, जैसे हम आपको सरसों के बारे में बता रहे हैं। सरसों का बोटानिकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है, जीनस इसका ब्रेसिका है, फैमिली क्रूसीफेरी है। मगर अब इस फैमिली क्रूसीफेरी को हम अब नया नाम देते हैं। इसका नया नाम है ब्रेसिकेसी। इसका आर्डर पैराइटेल्स है, क्लास डाइकोटिलिडनी है और इसका डिवीजन एंजियोस्पर्मी है। और आगे बढ़ाना चाहें तो हम इसको किंगडम भी लिख सकते हैं। जितने भी जंतु हैं उनका किंगडम एनिमेलिया होता है और जितने भी पादप होते हैं उनका किंगडम प्लांटी होता है। इसी प्रकार हम मटर को भी लिख सकते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइशम सटाइवम है, जीनस इसका पाइशम है, फैमिली लेगुमिनेसी है, आर्डर रोजेल्स है, क्लास डाइकोटिलिडनी है और इसका डिवीजन एंजियोस्पर्मी है और इसका किंगडम प्लांटी है। इस तरह से कुछ जंतुओं और पौधों के पदानुक्रम को आपने इस टेबल के माध्यम से देखा है। पदानुक्रम में आप देखिएगा, आपके सामने ये चार्ट है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, आर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम और आगे भी बढ़ा दिया तो डोमेन और लाइफ। इस तरह से अब एक एक को हमें एक्सप्लेन करना है कि जाति क्या है, वंश क्या है, फैमिली क्या है। इसको भी आप ध्यान से समझिए और सुनिएगा। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई जाति होती है। वर्गीकीय अध्ययन में जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है जाति कहलाती है। हम किसी भी जाति को उसके समीपस्थ संबंधित जाति से उनकी आकार की विभिन्नता के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका, जैसा अभी हमने आपको बताया, मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू तथा पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति हैं, जबकि पहला शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा ये वंश के नाम हैं। और ये टैक्सा अथवा संवर्ग यानी कैटेगरी का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक या एक से अधिक जातियां हो सकती हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार की गुण समान हों को दर्शाती हैं। जैसे पैंथेरा में पार्डर्स, टेग्रिस ये जातियां आती हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिस, मेलाजोना आती हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आती है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। इस प्रकार से जाति को हम वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं, क्योंकि आपने पदानुक्रम में देखा कि जाति सबसे लास्ट में लिखी जाती है। अगला आता जीनस या वंश। वंश से संबंधित जाति, वंश से संबंधित जाति का एक समूह आता है जिसमें जाति के गुण
अन्य वंश में स्थित जात की तुलना में समान होते हैं। जैसे आलू, टमाटर और बैंगन, ये तीनों अलग अलग जातियां हैं, लेकिन सभी सोलेनम वंश में आती हैं। जैसे शेर पैंथेरा लियो, चीता पैंथेरा पार्डस और बाघ पैंथेरा टिग्रिस, इनमें बहुत से समान गुण होते हैं। ये सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फैलिस, जिसमें बिल्ली आती है, उससे भिन्न होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जातियों का एक समूह है। जातियों के समूह से मिलकर ही वंश का निर्माण होता है, वंश बनता है। उसके बाद फिर आता कुल या फैमिली। अलग अलग संवर्ग कुल हैं। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं, यानी वंश को मिला करके कुल का निर्माण होता है। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे के कायिक तथा जनन गुण होते हैं। जैसे पौधे के 3 विभिन्न वंश, सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा, इन तीनों को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। जबकि प्राणी वंश में पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, इनको फेलिस, बिल्ली के साथ फैलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप कुत्ते और बिल्ली के लक्षणों को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। इन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी और फैलिडी में रखा गया है। फिर अगला आता है ऑर्डर, गण। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं, अर्थात कुलों के समूह यानी फैमिली से गण यानी ऑर्डर बनता है, जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं। पादप कुल में जैसे कॉर्नवालियसी, सोलेनेसी और पॉलीमोनियल्स गण में रखा गया है। इनका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। जबकि प्राणियों के कार्निवोरा गण में फैलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। उसके बाद आता वर्ग। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, जैसे प्राइमेटा गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके बाद फिर आता संघ वर्ग, जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग, जिसे संघ कहते हैं, का निर्माण करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के वर्गों से मिलकर संघ बन जाता है। इन सभी को एक समान गुणों जैसे नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र यानी डार्सल हालो नर्वस सिस्टम के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों, जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं, को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। फाइलम के बाद आता है किंगडम यानी जगत। जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है। जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग यानी डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। अब आगे का टॉपिक आता है वर्गीकी के अध्ययन हेतु साधन, या हम कह सकते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो क्या क्या टैक्सोनॉमिकल एड्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी जानना आवश्यक होता है। टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या क्या आता है, ये भी आप समझ लीजिए। किसी सजीव का जात की पहचान करके उसका नामकरण व वर्गीकरण करने हेतु पहले से एकत्रित सूचनाओं और नमूनों यानी स्पेसिमेंस की आवश्यकता होती है, तथा जातियों की पहचान के बाद भी इन्हें नमूनों के रूप में स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन हेतु संरक्षित एकत्रित करना आवश्यक होता है।
इसीलिए इन्हें संचय गृह अथवा संग्रहालय में संरक्षित रखते हैं। ये संरक्षित नमूने सजीवों की पहचान तथा वर्गीकरण में सहायक होते हैं। इसीलिए हम इन्हें वर्गीकरण साधन या टैक्सोनॉमिकल टूल्स के नाम से जानते हैं। वन्य प्राणियों का संरक्षण चिड़ियाघर में किया जाता है। वनस्पतियों का नामकरण, पहचान और वर्गीकरण के लिए वनस्पति संग्रहालय यानी हार्बेरियम तथा प्लांट उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन ये प्रमुख साधन होते हैं। जीवों में विविधता के अध्ययन हेतु हम ये कह सकते हैं कि इन साधनों का उपयोग किया जाता है। इनमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि संग्रहालय या म्यूजियम क्या होता है। म्यूजियम आप सबने नाम सुना होगा, हो सकता है आपने देखा भी हो। संग्रहालय यानी म्यूजियम आम आदमी के अवलोकन हेतु कलात्मक तथा शैक्षिक सामग्री के संग्रह संस्थान होते हैं। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द माउसिन से हुई थी, जिसका अर्थ मंदिर से था। प्राचीन काल में ग्रीस में किया जाता था। म्यूजियम के अध्ययन के निमित्त रखे पदार्थों, कलाकृतियों का संग्रह करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि संग्रहालय एक ऐसा विशिष्ट स्थान होता है जहाँ प्राकृतिक वास्तविक स्वरूप में पादप और जंतुओं, कलात्मक एवं असाधारण एवं बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह, परिरक्षण तथा प्रदर्शनार्थ प्रस्तुतिकरण होता है। संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित होते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र करके मारने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रखा जाता है। बड़े प्राणियों जैसे पक्षी तथा स्तनधारियों को प्रायः परिरक्षित घोल में डालकर जारों में भरकर परिरक्षित किया जाता है। संग्रहालय में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं, जिनका अध्ययन आप आसानी से कर सकते हैं। आपने बायोलॉजी विषय लिया है, आप विद्यालय में आएंगे तो बायोलॉजी की एक लेबोरेटरी होगी, प्रयोगशाला होगी। उस प्रयोगशाला में आपके विषय से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सारे जंतुओं और पादपों को संरक्षित करके रखा गया है। तो ऐसे स्थान को जहाँ पर प्राणियों या पौधों को संरक्षित करके सुरक्षित रखा जाता है, अध्ययन करने के उद्देश्य से रखा जाता है, तो उसे हम म्यूजियम कहते हैं। अब आपको प्रमुख संग्रहालय के बारे में जानना जरूरी है। कौन कौन से संग्रहालय, उनमें कुछ के नाम आप देख रहे हैं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि लंदन में है। फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये दिल्ली में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये मुंबई में है। इंडियन म्यूजियम ये कोलकाता में है। और महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम ये जयपुर में है। इसके अलावा और भी कई म्यूजियम अपने ही देश में हैं, जैसे कि रॉक गार्डन म्यूजियम चंडीगढ़ में है, बहुत फेमस चंडीगढ़ का म्यूजियम है। और जूलॉजी म्यूजियम ये बाहर की कंट्री में एम्स्टर्डम में है। इसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये मुंबई में है। इंडियन म्यूजियम ये कोलकाता में है। इसी तरह से कई सारे म्यूजियम हैं जिनमें प्रमुख आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और 2-3 नाम हमने बताए हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर आता है प्राणी उद्यान, प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर क्या होते हैं। हो सकता है आप सब ने चिड़ियाघर को देखा हो। उसमें चिड़ियाघर में जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है, प्राणियों को संरक्षित रखा जाता है। ऐसे या इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हम वन्य जीवों
कि मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति और उनके व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि उन्हें ये न लगे कि हमें कहाँ से कहाँ पर रख दिया गया है। कोशिश की जाती है कि इन्हें प्राकृतिक आवास जैसी सुविधा मिल सके, प्राकृतिक आवास जैसा ही वो महसूस कर सकें। कई सारे प्राणी पार्क या जूलॉजिकल पार्क या अपने ही देश में प्राणी उपवन या चिड़ियाघर हैं। यहाँ पर प्राणियों को संरक्षित किया जाता है। कुछ प्राणी पार्क के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। कुछ के नाम मैं बता रहा हूँ, इनको ध्यान से सुनिएगा और इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे प्राणी उपवन हैं, लेकिन कुछ अपने देश के याद करना भी ज़रूरी है। जैसे नेहरू प्राणी पार्क हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में है। नंदन कान्हा प्राणी पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में है। चिल्का डियर पार्क चिल्का उड़ीसा में है। इसके अलावा प्राणी उद्यान अलीपुर कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल में है, काफ़ी बड़ा प्राणी उद्यान है। जयपुर चिड़ियाघर जयपुर यानी राजस्थान में है। कमला नेहरू प्राणी उद्यान कनकारिया गुजरात में है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान मथुरा रोड नई दिल्ली दिल्ली में है। इसके अलावा और कई सारे प्राणी उद्यान जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स प्राणी उद्यान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार से और कई सारे प्राणी उद्यान अपने ही देश में हैं। जैसे इंदिरा गांधी प्राणी पार्क विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो कुछ प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर को भी जानना जरूरी है। इसके बाद आता है वनस्पति संग्रहालय या हार्बेरियम से आप क्या समझते हैं। तो हार्बेरियम क्या है, इसको भी आपको जानना आवश्यक है। हार्बेरियम क्या होता है, हार्बेरियम का महत्व क्या है, ये जान लीजिए। तो हार्बेरियम होता क्या है, हार्बेरियम से अभिप्राय क्या है, मीनिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ हार्बेरियम क्या है। तो छोटे छोटे पुष्पीय यानी आवृतबीजी पौधों का उनके विभिन्न भागों जैसे पुष्प, पत्तियों, फल आदि का संग्रह कर उनका परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन प्लांट प्रेस की सहायता से किया जाता है। इस प्रकार पौधों या उनके विभिन्न भागों को उचित ढंग से फैलाकर, दबाकर तथा सुखाकर एक एल्बम वर्गीकरण की किसी एक मान्य पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध करके भविष्य के संदर्भ में अध्ययन हेतु तैयार किया जाता है, जिसे हम वनस्पतिक संग्रह या हार्बेरियम के नाम से जानते हैं। अर्थात मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार पौधों एवं उनके विभिन्न भागों को हार्बेरियम शीट पर चिपकाकर व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। चिपकाने से पहले पौधों एवं उनके भागों को विधि अनुसार सुखाया एवं दबाया जाता आवश्यक होता है। हार्बेरियम आप 12th बायोलॉजी में अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप स्वयं भी बनाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हार्बेरियम शीट में प्लांट के पार्ट्स को हम व्यवस्थित तरीके से चिपका कर रखते हैं, जिससे उन्हें हम अध्ययन कर सकें। भारत के प्रमुख वनस्पति संग्रहालय, इनके बारे में भी जानना है। कौन कौन से संग्रहालय अपने देश के हैं, कुछ के नाम आप जो प्रमुख हैं, फेमस हैं, उनको जान लीजिए। पहला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे FRI कहते हैं, काफ़ी बड़ा है, देहरादून में है। दूसरा है हार्बेरियम ऑफ द इंडियन बॉटनिकल गार्डन, कोलकाता में है। तीसरा हार्बेरियम ऑफ द नेशनल बॉटनिकल गार्डन, लखनऊ में है। चौथा मद्रास हार्बेरियम एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर में है। और अगला हार्बेरियम ऑफ बॉटनी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम IARI के नाम से जानते हैं, दिल्ली में है। इस प्रकार से कुछ प्रमुख वनस्पति संग्रहालय भी आप नोट कर लीजिएगा। अब इनका संग्रहालय, वनस्पति संग्रहालय का उद्देश्य क्या होता है।
तो नए पौधे के भागों के बाह्य आकारिकी की तुलना वनस्पति संग्रहालय में रखे हुए नमूनों से करके उनका वर्गीकरण, उनकी पहचान करने में आसानी होती है। इस प्रकार नए लक्षण मिलने पर नए खोजे गए पौधों को वर्गीकरण में नया स्थान दिया जाता है। संग्रहालय या वनस्पति संग्रहालय बनाने की विधि बड़ी आसान सी है। पौधे के नमूने की वृद्धि अवस्था से परिपक्व अवस्था तक अलग अलग प्राप्त करते हैं। पौधों के नमूनों के संग्रह हेतु कैंची, चाकू और एक बॉक्स होता है, वैस्कुलम बॉक्स, अखबार, पादप प्रेस और लेंस आदि की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पौधे के नमूनों जैसे पत्ती, पुष्प आदि को मुरझाने से पहले वैस्कुलम में रखकर प्रयोगशाला में ले आते हैं। फिर नमूनों को अखबार के बीच में रखकर 24, 48 से 72 घंटों के अंतराल पर अखबार को बदलकर नमूनों को सुखाते रहते हैं। तत्पश्चात नमूनों को पेपर के मध्य में रखकर लकड़ी से बने प्रेस में दबा देते हैं, जिससे नमूने चपटे हो जाते हैं। इसके पश्चात नमूनों को सुरक्षित करने हेतु हार्बेरियम शीट जो 12 इंच से 18 इंच की होती है के मध्य में टेप की सहायता से चिपका देते हैं। प्रायः एक शीट पर एक ही नमूने को चिपकाया जाता है और शीट में ही हम हार्बेरियम शीट की दाहिनी तरफ नीचे की ओर जानकारी इस पौधे से संबंधित लिख देते हैं, जैसे संग्राहक का नाम, किस दिनांक को आपने संग्रह किया, संग्रह दिनांक, उस पौधे का बोटानिकल नेम क्या है, उस पौधे का स्थानीय नाम क्या है, किस कुल का है, कहाँ से आपने इसको कलेक्ट किया है, इसका उपयोग क्या है, इसकी पहचान क्या है, आपने उसे कैसे पहचाना है। जैसे मान लिया हमने गुड़हल के पुष्प और तने पत्तियों सहित कलेक्ट किया, तो उसमें संग्राहक का नाम, किस डेट को हमने इसको लिया उस डेट का नाम, वनस्पति का नाम जैसे गुड़हल का होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, उसका स्थानीय नाम गुड़हल है, फैमिली उसकी मालवेसी है, स्थान जहाँ से भी आपने इसको लिया है उस स्थान का नाम शीट की दाहिनी तरफ इतनी चीज़ों की जानकारी के साथ लगा देते हैं। आप एक शीट पे देख रहे हैं एक प्लांट का पार्ट लगा हुआ है जिसे सिलो टेप से चिपकाया हुआ है और उसके दाहिनी साइड पे नीचे हार्बेरियम शीट पर जानकारी उससे संबंधित लिखी हुई है। तो हार्बेरियम शीट को आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हार्बेरियम शीट तैयार होने के बाद उसे वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखने के लिए स्टील की अलमारी का प्रयोग किया जाता है, जिसके पहले 6 घंटे तक धूप में सुखाकर उसे अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। अलमारी में कीट के अंडे या हानिप्रद रोगाणु से हार्बेरियम शीट को सुरक्षित रखने के लिए और उसमें DDT या फिर 2% मर्क्यूरी क्लोराइड अथवा कार्बन डाइसल्फाइड गैस का प्रयोग करते हैं, जिससे अलमारी जीवाणु कीटाणु रहित हो जाए। अब आता है बोटानिकल गार्डन या बोटानिकल गार्डन क्या होते हैं, वनस्पतिक उद्यान क्या होते हैं, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो विभिन्न प्रकार के बोटानिकल गार्डन और बोटानिकल गार्डन होते क्या हैं, इनकी भी जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अनेक प्रकार के पौधों की जातियां लगाकर उन्हें सुरक्षित रखने हेतु संपूर्ण क्षेत्रफल को चारों ओर से घेर देते हैं। अब ऐसे स्थान को हम वनस्पतिक उद्यान के नाम से जानते हैं। सबसे पहले वनस्पतिक उद्यान का विकास पिज़ा, इटली में 1543 में हुआ था। संसार का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। यहाँ का हार्बेरियम विश्व का सबसे बड़ा हार्बेरियम है और भारत देश में भी कई सारे बोटानिकल गार्डन हैं। इस तरह से बोटानिकल गार्डन यानी वैज्ञानिक शब्दों में वनस्पतिक गार्डन को विभिन्न नए और पुराने जीवित पादपों का संग्रह, रखरखाव एवं परिरक्षण स्थल कहते हैं, जहां पादपों को विशिष्ट ढंग से वर्गीकृत, उनकी उपयोगिता, महत्व वैज्ञानिक रुचि से किया जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से अनुसंधान केंद्र कई उच्च जातियों के विकास एवं पादपों का बहुवर्षीय
पादपों का बहुवर्षीय पौधों की स्थापना से संबंधित होते हैं। कुछ प्रमुख बोटानिकल गार्डन जैसे रॉयल बोटानिकल गार्डन कोलकाता, नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ, लॉयड बोटानिकल गार्डन दार्जिलिंग, लाल बाग बोटानिकल गार्डन बेंगलुरु और बोटानिकल गार्डन ऊटी। इस तरह से ये प्रमुख बोटानिकल गार्डन के नाम आपने देखे हैं। कई सारे और भी बोटानिकल गार्डन अपने देश में भी हैं। और अगला टॉपिक आता है कुंजी अथवा चाबी या कीज से आप क्या समझते हैं। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं और असमानताओं के आधार पर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों यानी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो प्रायः जोड़ों जिन्हें युग्मित यानी कपलेट कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की समवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका यानी मैनुअल्स, मोनोग्राफ क्या होता है, पुस्तक जिसमें कि एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो, तथा सूचीपत्र यानी कैटलॉग अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त ये सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों, उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है या उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की जाति की विषय सूची होती है या विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका यानी मैनुअल से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति को पहचानने में सहायता मिलती है। और मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सान की पूरी जानकारी होती है। इस प्रकार से आज सजीव जगत चैप्टर की संपूर्ण जानकारी आपको हमने प्रेषित कर दी है। अब आप इसे अपनी नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। अगला चैप्टर अब अगले वीडियो के माध्यम से प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। आज जो भी हमने बताया है काफ़ी महत्वपूर्ण था। उनमें से जो जानकारी आपको हमने दी है, जैसे बोटानिकल गार्डन क्या होते हैं, म्यूजियम क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, हार्बेरियम क्या होती है, इन सब के बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इन्हें ध्यान से समझिएगा और नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब शेष अगले वीडियो के माध्यम से हम अगला चैप्टर प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।